फिर अपने को फाइल राइटर वाला कंसेप्ट देखा था ना आज। ठीक है, 5। ठीक, अब ध्यान से देखना है, इधर लोग करना क्या है, अब लोग देखना है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइल राइटर बफर राइटर का कंसेप्ट देखना है ना। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पे। सबसे तो अपने को पाथ की भी रिक्वायरमेंट होगी यार। एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक रिलेटिव पाथ होता है। हाँ, एब्सोल्यूट पाथ मतलब जो स्टार्टिंग से चलता है, स्टार्टिंग मतलब जो रूट डायरेक्टरी से आता है। तो रिलेटिव पाथ मैंने लगाया तो वो तो लगा नहीं, कहाँ लगाया? मतलब मैंने ट्राई करा था। तो यहाँ पे तो पूरा रिलेटिव पाथ मैंने पूरा ही पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे आप रिलेटिव पाथ इसलिए भी नहीं चल रहा होगा, मतलब फोल्डर कहाँ बनाया था आपने? मैंने तो डी ड्राइव में बनाया था। डी ड्राइव में बस उसमें डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर सारी चीजें बताई थी। मतलब इसमें तो आपको पूरा पाथ ही देना पड़ेगा यार। यहाँ पे देखो ना, क्योंकि अपना भी यहाँ पे जो दे के रखा है ये अपना 4 सितंबर है, मतलब करंट फोल्डर के अंदर ही माई फोल्डर मैंने बनाया। करंट फोल्डर के अंदर रिलेटिव पाथ देते हैं क्या? रिलेटिव पाथ मतलब होता है कि करंट फोल्डर जितना पाथ, मतलब करंट फोल्डर के आगे बढ़ेगी वो चीजें। तो दो चीजें होती है, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ मतलब जो स्टार्टिंग से जो आप देते हैं, है ना। और एक रिलेटिव पाथ होता है कि जो करंट डायरेक्टरी को ही रिप्रेजेंट करता है, करंट डायरेक्टरी पाथ को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर आप वहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा कर लिखते हैं या डायरेक्टली अगर आप लिखते हैं तो वो करंट फोल्डर में ही सर्च करेगा, करंट प्रोडक्ट के डायरेक्टरी में ही सर्च करेगा। एब्सोल्यूट लगा रहे हैं तो पूरा अभी तो पूरा कुछ चल रहा है हाँ। लेकिन करंट पाथ में काम नहीं कर रहा है। मैं कर लेता हूँ लैपटॉप पे। ठीक है, लेकर आना, लेकिन इसमें पाथ पूरा ही देते हैं। वैसे अपन भी एक बार देखते हैं, इसको छोटा पाथ देने की कोशिश करती है, करंट फोल्डर है तो उसमें पाथ देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आगे मैंने लिखा डेमो वन, है ना। तो अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपने को जो कंसेप्ट देखना है वो फाइल राइटर का देखना है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पे। फाइल रीडर बता दिया था क्या मैंने? फाइल राइटर बफर्ड बताना है क्या? बफर। बफर्ड बताना है ना मेरे को। बफर्ड राइटर। लेकिन बफर राइटर के भी पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो बफर राइटर के पहले आपको फाइल राइटर लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपली क्या अपना फाइल। ठीक है, ये फाइल राइटर मैंने लिखा, एफ डब्ल्यू लिखा, न्यू फाइल राइटर मैंने फाइल लिखा, फिर बफर राइटर बी डब्ल्यू इक्वल टू न्यू बफर राइटर, उसमें मैंने यहाँ एफ डब्ल्यू को पास कर दिया, राइट। अब अपन बात करें करना क्या, तो अपने को डेटा को तो राइट करवाना है। डेटा को अगर राइट करवाना है तो राइट करवाने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन सिंपली लिखेंगे बी डब्ल्यू डॉट, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, राइट, है ना। और राइट की केस में अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया दिस इज स्टेटमेंट वन। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बी डब्ल्यू डॉट न्यू लाइन। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे से कॉपी किया। ये दिस इज स्टेटमेंट टू, दिस इज स्टेटमेंट थ्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या, आउट डॉट का यहाँ पे प्रिंट एल, और प्रिंट एल में मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने इसे सेव किया। और जैसा आप पाथ के बारे में बोल रहे हो, है ना, तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे ही सारी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, करंट फोल्डर यहाँ पे माई फोल्डर बनाना पड़ेगा पहले, तो मैंने यहाँ पे माई फोल्डर बना दिया। ठीक है, और आते हैं यहाँ,
अब मैंने अभी सिंपली लिख दिया है माय फोल्डर, और माय फोल्डर में पहले लिख दिया है माय टेक्स्ट फाइल। ठीक है, देखते हैं भाई चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करके पर आते हैं यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई है जैसे कि रिचार्ड, मैं बोलूंगा सी से कर, ठीक है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अपने यहाँ पर आते हैं, देखते माय फाइल, माय टेक्स्ट फाइल। जब हमारे पास सब्जेक्ट हम कुछ गलत लिख लिया गया। मैंने यहाँ जनरेट नहीं किया था करंट वाला। ठीक है, तो ये रिलेटिव बात तो करंट फोल्डर में सर्च करेगा, है ना। आपने अभी क्या लिख दिया है माय फोल्डर, और माय फोल्डर के बाद आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर माय फाइल। ये आता है, ठीक है। फिर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो आपने क्या करा है, बफर राइटर का काम करा है ना। आपको क्या करना है, इसको डेटा को रीड करना है। अब डेटा को अगर आपको रीड करना है, तो डेटा को रीड करने के लिए अपन करेंगे क्या, तो बनाते हैं वापस से यहाँ पर फाइल पे डेमो2, है ना। आप मुझे डीआरआर फोर मेंबर्स आप यही बता रहे कि वहां फैमिली में 4 मेंबर है, आपका मतलब होता है कि मेरी फैमिली में 4 मेंबर है। demo2.java, ठीक है। होता है, लेकिन देयर का मतलब कुछ नहीं होता है। सेंटेंस में यूज करना जरूरी है, लेकिन उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि लिखा देयर इज अ बॉय, इसका मतलब क्या होगा, कोई लड़का है। अरे यार मैं बता रहा हूं वहां यहाँ कुछ नहीं होगा, मेरे को नहीं बता रहे हो। ठीक है, प्रोग्राम ट्रेनिंग आंसर ऑफ है, ठीक है, कैसे होगा है, कुछ भी नहीं होगा, देयर का मतलब कुछ भी नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर यूज करना, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया। अब अपने को डेटा को क्या करना है, रीड करना है ना। अब रीड करने के लिए अपन करेंगे क्या, तो रीड करने की सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे फाइल रीडर का यूज करना पड़ेगा। मतलब अपने को बफर राइटर से राइट किया, तो बफर रीडर से मेरे को रीड करना है। बट बफर रीडर से डेटा को रीड करने के पहले मेरे को फाइल रीडर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो फाइल रीडर है वो रीड करने का काम कर रहा है, और बफर रीडर मतलब क्या कर रहा है कि डेटा को पहले वो बफर में लेकर आ रहा है, उसके बाद में रीड करके आपको दे रहा है ना। ये बफर मतलब क्या, जैसे आपने फाइल राइटर का यूज करा, तो फाइल राइटर फाइल के अंदर राइट करने का काम कर रहा है, लेकिन बफर राइटर क्या कर रहा था कि पहले वो डेटा को बफर में इंसर्ट कर रहा था, है ना, और उसके बाद में फिर वो यहाँ पे क्या कर रहा था, फाइल में राइट करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सिंपली बफर रीडर, है ना, फाइल रीडर। मैंने लिखा एफ आर इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर, है ना। मैंने फाइल लिख दिया, फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बफर रीडर, बफर रीडर इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर। यहाँ पे लिख दिया है कितना, एफ आर। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद मतलब करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या। तो यहाँ आने के बाद मैंने सिंपली लिखा क्या, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डेटा, डेटा इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, नल। कोई दिक्कत, अपन करेंगे कि अब डेटा कितना है मेरे को तो पता ही नहीं है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाइल, वाइल मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, ट्रू, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि वो डेटा पूरा का पूरा राइट हो गया था ना, लाइन की लाइन राइट हो गया था, तो यहाँ पर एक मेथड होती है रीड लाइन करके। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब डेटा यहाँ पे ये रीड करेगा। अब अगर यहाँ पे है ना, डेटा क्या हो जाता है, इफ डेटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहाँ पे, नल, है ना। डेटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है अगर यहाँ पे नल, तो उस केस में अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ब्रेक। अदरवाइज अपन डेटा को क्या करवाते जाएंगे, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एलएन। और प्रिंट एलएन में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो प्रिंट एलएन में अपन प्रिंट करवाते जाएंगे किसको, अपने डेटा को। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो इसको सेव किया, देखना ध्यान से यहाँ पर होगा क्या। अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने करा यहाँ पे डेमो2, अपन यहाँ पर आ गए, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन इसको रन करते हैं यहाँ पे, ये सक्सेसफुली रन भी हो गया। तो अब देखो ये आपको ऐसा कुछ मिल गया, तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया, ये नहीं आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। और अपन यहाँ पर आकर एलएन भी लगा ही देते हैं यहाँ पर। फाइल की कंडीशन में ट्रू मतलब वाइल की कंडीशन में ट्रू मतलब वो हर बार चलेगा ही से, मतलब आपको हर बार एंटर देना है ना। ये डेटा कितना है तो आपको पता ही नहीं है ना, डेटा कितना है ये आपको अगर नहीं पता, तो आप हर बार उसको चला दोगे। बस अपन ने फिर अंदर ये कंडीशन डाल दी कि अगर डेटा खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब डेटा अगर खत्म हो गया तो डेटा में नल आ जाएगा। और अगर डेटा में नल आ गया मतलब डेटा खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो वो यहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है।
तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर अगर अपन बात करें तो आपको फाइल राइटर भी हो गया, फाइल रीडर भी हो गया, है ना। मैंने एक और क्लास लिखवाई थी उसमें इनपुट स्ट्रीम रीडर करके, है ना। ये इनपुट स्ट्रीम रीडर करती क्या है, तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप अभी तक आप स्कैनर का हेल्प का यूज करते हुए, है स्कैनर क्लास की हेल्प से ही आप यूजर से क्या कर रहे थे, वैल्यू गेट कर रहे थे। अब लेकिन आपको यहाँ पे यूजर से वैल्यू भी गेट करना है लेकिन बिना स्कैनर के, तो उस केस में इनपुट स्ट्रीम रीडर वाली क्लास है आपके लिए हेल्प करती है। तो क्या और कैसे, तो वो देखने के लिए अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने करा है डेमो 3 डॉट जावा। तो ये मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्राम टू टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर विदाउट स्कैनर क्लास, है ना। प्रोग्राम टू टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर विदाउट स्कैनर क्लास, बिना स्कैनर क्लास के, है ना। और अपन आप आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग args, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर अपने को करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें कि अपने को करना क्या है, तो उसके साथ अपन एक काम करते हैं यहाँ पर क्या, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने बोला अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर BUFF, है ना, BUFFERED बफर्ड रीडर, ठीक है। मैंने लिखा BR इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर। मैंने बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली क्या, इनपुट स्ट्रीम रीडर। मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्या करा, इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्या बना लिया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, है ना, का मैंने यहाँ पे क्या बना लिया है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, तो इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सिस्टम डॉट इन। कोई दिक्कत, मतलब मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना, और उसके अंदर मैंने इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया। और अब ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास में है, इस ISR को मैं किस में पास कर दूंगा, ISR को मैंने यहाँ पे बफर रीडर में पास कर दिया, है ना। मतलब इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट को मैंने किस में पास कर दिया, यहाँ पे बफर रीडर में मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ ये बफर रीडर क्या है, तो अब यहाँ पे आप सिंपली आप क्या बोलेंगे कि ये जो बफर रीडर है आपका, है ना। अब ये बफर रीडर सिंपली ये बोलता है कि आपको उसको किस में लिखना पड़ेगा, ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा, तो मतलब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर आया, है ना। यहाँ आकर मैंने क्या करा है, ट्राई, ठीक है। मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, सो क्लोज किया और अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कैच। कैच में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, आयो एक्सेप्शन, ठीक है। मैंने लिख लिया यहाँ पर ई, मैंने यहाँ पर आए, है ना। लेकिन अभी भी दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है, अभी गड़बड़ कर रहा है क्या। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि हमने इसको इम्पोर्ट नहीं किया है, बट स्टिल ट्राई कैच तो आएगा ही सी। ठीक है, अपन यहाँ पर तो आ गए, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें, है ना, अभी अपन ट्राई कैच नहीं लगा रहे, वो एरर आएगी, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। कहाँ थे तुम इतने दिनों से, कहाँ थी इतने दिनों से तुम, छुट्टियां आ रही, ये तो पढ़ रहे, कब से पढ़ रहे, हाँ चलो बढ़िया है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आउट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट एल। और प्रिंट एल अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो प्रिंट एल में मैंने सिंपली लिखा है क्या, एंटर नेम, कि नेम एंटर करो। तो अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है यहाँ पे, अब नेम में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ठीक है। तो नेम में अपन यहाँ पर आकर सिंपली लिखेंगे क्या, br डॉट रीड लाइन, ठीक। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, br डॉट रीड लाइन, है ना। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा, लेकिन ये br लाइन रीड लाइन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो देखो ये अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन, है ना, रीड्स द लाइन ऑफ टेक्स्ट, है ना। और बाकी क्या बोल रहा है यहाँ पर, है ना, ये दे रहा है ना फर्स्ट लाइन में, देखो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन, है ना। मतलब कि यहाँ पर उसको हैंडल करने की आपको रिक्वायरमेंट है ना। अगर आप नहीं करोगे तो आपको एरर देगा। तो आप यहाँ पर आए, आपने भी लिखा क्या, ट्राई। ट्राई लिखने के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने इसको क्लोज किया, आपने लिखा है क्या, कैच। कैच में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आईओ एक्सेप्शन,
ठीक है। आयो एक्सेप्शन के बाद में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर अपन ने लिख दिया एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में अपन क्या कर देंगे प्लस ई। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम तो आपकी हट गई है ना। अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, तो आपने यहाँ पे यूजर से नेम को गेट कर लिया। लेकिन अब इसमें अगर आपको यूजर से और भी वैल्यू का गेट करना है ना, लाइक मैंने बोला मेरे को अब एज भी गेट करना है, तो मैं करूँगा क्या, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा एंटर एज। अब एंटर एज लिखने के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ये तो रीड लाइन लेके रखा हुआ है ना, तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सिंपली क्या, अब आपके पास में दो ऑप्शन है, आपने अगर लिखा है इंट एज, तब इस केस में ये होगा कि रीड लाइन तो स्ट्रिंग रिटर्न कर देती है, आपने लिखा है इंटीजर एज है ना, तो वो स्ट्रिंग इंटीजर में जाएगा नहीं, एक दिक्कत तो ये। उसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो, क्योंकि जनरली एज को अगर आप स्ट्रिंग में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एज को अपन कहीं भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो करते ही नहीं है, बस गेट कर लिया और डिस्प्ले करवाना है। तो एक तरीका तो आप ये यूज कर सकते हो यहाँ पर है ना, और अगर नहीं तो आप एक तरीका इसमें और क्या यूज कर सकते हो, तो एक तरीका आप ये यूज कर सकते हो कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग एज इसकी जगह अब यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो इंटीजर है ना डॉट पारसेंट। समझ में आया क्या, int की वैल्यू को है ना। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, br डॉट रीड लाइन लिख के आपने लिख दिया इंटीजर डॉट पारसेंट, है ना, कि यहाँ पे पारसेंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो पारसेंट लिख दिया तो उससे क्या होगा कि जो आपका इंटीजर था स्ट्रिंग के बेस में है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एक्चुअल इंटीजर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर किस में जाके सेट हो जाएगा, आपके एज में जाके सेट हो जाएगा। और उसको आपको अगर डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो सिस्टम डॉट क्या रहेगा, नहीं आप अगर स्ट्रिंग लिखोगे और पारसेंट भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में तो इंटीजर चले जाता है ना, आप लिख के देख लें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वैसे, बट अपन वैसा करते ही नहीं है कि जब आपको स्ट्रिंग में रखना ही है तो फिर अपन पारसेंट करेंगे ही क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा तो सब रख ही लेता है। लेकिन अब आप अगर यहाँ पे रखने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग, आपने डबल एक्सप्लिसिट की वैल्यू क्या, नहीं सब में दिक्कत देगा, सब में दिक्कत इन देगा। केस जैसे मान लो किसी की स्कॉलरशिप, किसी का स्कॉलरशिप अगर बेस पे रहा, तो अगर स्कॉलरशिप को एंटर करा रहे लेकिन वो डबल में करवा रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, डबल फ्लोट में। स्कॉलरशिप डबल में जैसे करवाने मतलब अभी इंटीजर की वैल्यू थी एज में, तो छोटा सा लेकिन अगर बड़ा अमाउंट रहा किसी का भी, जैसे कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं अपन, हाँ, तो अगर अमाउंट रहा और डबल में आ रहा है तो फिर आपको उसको वैसे लिखना पड़ेगा डबल डॉट पार्स डबल, पास डबल करके, और फ्लोट फ्लोट होगा तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ठीक है, और बाकी फिर आप इधर देख लेना लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या रखना है, डबल रखोगे तो डबल, फ्लोट रखोगे तो तो आज जाके पास लगाने हैं। पार्स लगा रही है आपको, है ना, कि अगर अगर कोई सा डेटा, अगर इंटीजर डेटा, डबल डेटा, फ्लोट डेटा अगर स्ट्रिंग के बेस में है तो उसको एक्चुअल अपने टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपको पार्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? और इन क्लासेस को बोलते हैं व्रैपर क्लास, जैसे ये इंटीजर क्लास जो है कैपिटल आई वाली, इसको बोलते हैं व्रैपर क्लास। ठीक है, वैसे ही डबल होती है, फ्लोट होती है, ऐसे जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उन सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए आपके पास में व्रैपर क्लासेस होती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे आगे बढ़ेंगे। इसमें मतलब अपन अपडेट वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, जैसे Update मतलब किसी कैसे? का डेटा अपन ने स्टोर किया, अब हर नेक्स्ट ईयर वो अपडेट होता जा रहा है, मतलब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ मान लो, तो अपडेट होता जा रहा है, तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप, फाइल में डेटा को सेट करवाओ, फाइल में से डेटा को फिर गेट करवाओ, फिर अपडेट करवाओ और वापस से उस पोजीशन में रख दो। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें तो डेटाबेस बनाया ही नहीं ना आपने, ये तो फाइल सिस्टम है आपका, मतलब इसमें तो आप फाइल में डेटा रख रहे हैं, है ना। अगर आप फाइल में डेटा रखेंगे तो आपको फाइल में से डेटा गेट करना पड़ेगा, फिर उसमें अपडेट करना पड़ेगा, फाइल में डेटा वापस से राइट करवाना पड़ेगा, हर बार उसमें वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि यूजर से तो डेटा ले रहे हैं, तो वो हर बार अपना जैसे रिज्यूमे ही रहा, हाँ। रिज्यूमे अगर जैसे मान लो उसकी क्वालिफिकेशन रही, मान लो उसने एचटीएमएल किया, सीएसएस किया, कोड जावा किया, अब उसने एडवांस में इंप्लीमेंट कर लिया, तो एडवांस को इंटर हाँ अपडेट करेगा ना वो हाँ, केस तो में। फिर वो उस केस में वो फाइल सिस्टम होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं तो डेटा आपको रखवाना ही पड़ेगा उसमें। और अगर आपने डीबी में कैसे काम करेगा, तो क्या कर रहा है, किसने बोला, तो फिर मैंने तो बोला ही नहीं कर रहा है, नहीं तुम्हें समझे? बोला। डीबीएमएस कहाँ से आ रहा है, इसमें तो फाइल सिस्टम ही है ना आपका, सिर्फ फाइल में जो डेटा जा रहा कैसे है। करेंगे अपन? तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फाइल में डेटा आपने सेट करवा दिया, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको करना है तो फाइल में से डेटा आप उठाएंगे, फिर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो उसमें चेंजेस करेंगे और वापस से फाइल में डेटा को राइट करेंगे।
तो इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, डीबीएमएस का रोल कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ फाइल सिस्टम का रोल है इसमें। हर बार ऐसा नया करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा कि फाइल में से आप डेटा उठाएंगे, स्पेसिफिक एंटर को आप अपडेट करेंगे, वापस आप डेटा को फाइल के अंदर राइट करेंगे, आपको यही करना पड़ेगा। और आप अगर थोड़ा सा बिगर लेवल पे जाते हैं, एप्लीकेशन लेवल पर, तो फिर तो वो एडवांस जावा आ जाता है, आपका डेटाबेस आ जाता है, और फिर वो टेबल रहता है, टेबल पे आप डेटा राइट करवाते हो, टेबल पे से डेटा को रीड करवाते हो। तो मैंने यहाँ पर आ गया, यहाँ का अपन क्या करवा देंगे, नेम और एज को अपन प्रिंट करवा देंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम टी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एज। ठीक है, तो ये क्या, मैंने ये आ गया। तो अब मैंने सेलर नाम की क्लास का यूज करके भी क्या कर लिया है, यूजर से डेटा गेट कर लिया। क्लियर है क्या था? ठीक है, तो ये कुछ क्लासेस आपने देखी है ना, कि जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बाइट स्ट्रीम है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती है, कैरेक्टर स्ट्रीम है तो उसके अंदर कौन सी क्लासेस आती है, बिना स्कैनर से अगर यूजर से वैल्यू गेट करना है तो कैसे क्या अपन यूज करें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो टॉपिक है आपके थ्रेड्स का, है ना। अभी थ्रेड्स मतलब होता क्या है, तो क्या समझते हो थ्रेड्स मतलब? मेथड्स। नहीं, थ्रेड्स, थ्रेड्स थ्रेड्स मतलब आप क्या समझते हो? थ्रेड्स की पीपीटी में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, तो ताकि तो थोड़ा सा लिखने का टाइम बचेगा। सर जैसे ये इंटरव्यू लेवल पे रहेगा तो कैसे क्वेश्चंस मतलब फाइनल में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? या जैसे ये तो अपना इम्प्लीमेंट वगैरह सब चीजें चल रही है सर, फाइनली एक क्वेश्चन अगर पूछता है इंटरव्यू, हम्म तो वो किस टाइप से मतलब पूछ सकता है, मतलब कैसा क्वेश्चन? सबसे पहले तो यार वो, अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस से ही स्टार्ट करेगा। जावा में तो कोर जावा में तो वो ऊप से कंसेप्ट पूछेगा। अच्छा। हाँ, एडवांस में आपसे प्रोडक्ट पूछेगा। और कोर जैसे जावा में अगर आपसे ऊप से कंसेप्ट पूछेगा, जितने भी आपने ऊप से कंसेप्ट जो भी इम्प्लीमेंट करे हैं प्रैक्टिकली वो पूछेगा। फिर आपसे जो मेन कंसेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, थ्रेड्स हो गया, वो पूछेगा, है ना। फिर आपसे एडवांस कंसेप्ट पूछेगा, सर्वलेट, जेएसपी पूछेगा, टैग्स मतलब कोर के पूछेगा। साथ कोर के बेस पे इंटरव्यू लेगा। सिर्फ अगर कोर के बेसिस पे नहीं गए हो तो वो सिर्फ कोर के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें ऐसा होगा कि अगर फर्स्ट लेवल का एंट्री राउंड है ना, पहला राउंड है, तो उस केस में तो बेसिक वो आपसे पैटर्न और लूप से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। वो राउंड अगर आप क्लियर करेंगे तो फिर उस केस में हो सकता है वो मैनेजरियल राउंड रखे, या फिर जो भी राउंड रखे, टेक्निकल राउंड रखे, ऐसा, है ना। तो फिर उस केस में आपको कुछ टास्क देंगे वो बनाने के लिए, है ना। जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, है ना, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देंगे। तो उसमें आपके थ्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे, फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। और फिर इसके अलावा देखा जाए तो फिर उसके अलावा वो उप्स के कंसेप्ट पर फोकस करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे आप डेटा को हाइड करोगे, कैसे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करोगे, कैसे आप इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करोगे, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को लगाओगे, है ना, कैसे गेटर सेटर मेथड्स का आप यूज करोगे, तो वो उस चीज़ पे आ जाएगा। और अगर आप इन डेप्थ इन डिटेल जाओगे तो वो डेटाबेस पर आएगा, टीवीएमएस पर आएगा, ये कलेक्शन पूछेगा आपसे, रेफर क्लास पूछेगा आपसे, जेनेरिक क्लास पूछेगा आपसे। ये सारा कोर पे ही करेगा, डीबीएमएस वगैरह सब कुछ कोर में नहीं, ही डीवीएमएस सेम कोड टाइप में से। जाता है, वो तो अलग ही हो गया ना, डीवीएमएस तो वो अलग ही हो गया पूरा। सारी चीजें पता होनी चाहिए, ग्रामर भी है। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो ये कहाँ कौन से रूल में आता है, ठीक है, मस्ट नो इन एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ तो जब मैं देयर का यूज करोगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं, लेकिन हमें देयर का यूज करना पड़ता है। जैसे से जैसा आप इंटरव्यू में बोलते हो देयर आर 5 मेंबर्स इन योर फैमिली, इसका मतलब वहाँ नहीं होता है, उसका मतलब सिंपली है, लेकिन देयर का यूज करना जरूरी है। जब हमारे पास सब्जेक्ट को अगर हम बोलोगे शी इज माय फ्रेंड, तो उसमें हमारा सब
डेयर का यूज क्यों करोगे? क्योंकि जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं था, तो उस कंडीशन में हम डेयर का यूज करेंगे। ठीक है? मुझे आईडी बताओ एक दो की। क्या? टीचर लगाते हैं ऐसे बोलना। हाँ ठीक है। और श्रुति। हाँ ठीक है। और क्या? चलो डिबेट कर ले, डिबेट और कर लो। ठीक है। और प्रियांश ने पहले नहीं लिखे अभी। PRIYANSHI। नहीं, तो इन सब के तो इसलिए आ गए कि इनको ऑलरेडी मेल भेज चुका हूँ मैं। भेजा ना? तो तुमने सोलंकी SOL, हाँ सोलंकी PU@, देखो मेल आया क्या? डिबेट के लिए रेडी है सर? डिबेट होगा, जीडी के लिए रेडी है ये आया। आगे चलो डिबेट के लिए पोजीशन बनाई जाए, डिबेट के लिए पोजीशन बनाई जाए, डिबेट के लिए पावर ठीक है। सही है। अब अगर मैं बात करें अभी मल्टी थ्रेडिंग मतलब बेसिकली होता क्या है ना, तो अब वो समझना है ध्यान से। तो अगर अपन बात करें मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या है ना, तो ध्यान से देखना इधर। जैसे आप बोल सकते हैं कि आपका लैपटॉप है ना, आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, आपका सेलफोन है ना, तो अब इस केस में होता क्या है कि आप ठीक है एक बार में तो एक काम करते ही है ना, लेकिन क्या इंटरनली भी एक बार में एक ही काम होता है क्या? नहीं, इंटरनली बहुत सारे काम होते हैं है ना। अभी इंटरनली बहुत सारे काम होते हैं, तो वो काम कैसे होते हैं? तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास में आपके जो सिस्टम होते हैं उसमें सीपीयू होते हैं है ना। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर है ना। ये सिंपली क्या होता है, ब्रेन होता है आपके कंप्यूटर का है ना, जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके टास्क को मैनेज करने के लिए है ना, कि कब कौन सा क्या टास्क आपको करना है। जैसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ाया जाता है एज अ कॉलेज में सब्जेक्ट, तो उसमें आपको ये बताया जाता है ना, सीपीयू के बारे में बताया जाता है ना। फिर आपको यहाँ पे थ्रेड्स के बारे में भी बताया जाता है ना, कि कैसे यहाँ पे मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी चीजें। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है मल्टीटास्किंग और एक होती है मल्टी प्रोसेस, मतलब ये अपना मल्टीटास्किंग के अंदर ही दो चीजें आती है, एक आती है मल्टी प्रोसेसिंग और एक आती है मल्टी थ्रेडिंग है ना। अब ये प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि आपने आपके सेलफोन में एक गेम ओपन किया, कार रेसिंग का गेम ओपन किया, राइट। तो जो आपने कार रेसिंग का गेम ओपन किया है वो सिंपली आपकी एक प्रोसेस है। कार रेसिंग का जो गेम है वो सिंपली क्या है, आपकी एक प्रोसेस है। अब उसके अंदर जो कार हो गई वो एक थ्रेड हो गया है ना। फिर उसके अलावा जो उसमें वो लैप्स का जो ऑप्शन आता है तो वो एक थ्रेड हो गया है ना। इधर टाइमर का जो ऑप्शन आता है वो एक थ्रेड हो गया। एक्सीलेटर का जो ऑप्शन आता है वो एक थ्रेड हो गया। स्टेयरिंग का ऑप्शन आता है वो एक थ्रेड हो गया। पावर बूस्ट का जो ऑप्शन आता है वो एक थ्रेड हो गया। आपका अपोनेंट जो हो गया वो एक थ्रेड हो गया। तो ये सारे एक क्या हो गए, थ्रेड्स हो गए। और जैसे ही हमने गेम को स्टार्ट किया तो ये सारे थ्रेड एक साथ क्या करने लग गए, काम करने लग गए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस के अंदर ये मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। वहीं अगर मैं बात करूं, मैंने लैपटॉप ओपन किया, मैंने इधर व्हाट्सएप ओपन कर लिया, व्हाट्सएप वेब, मैंने इधर विंडोज डिफेंडर है ना स्कैन करने के लिए ओपन कर लिया है ना, मैंने इधर यूट्यूब भी ऑन कर लिया, तो मैंने इधर नेटबीन्स भी ओपन कर लिया, मैंने इधर VS कोड भी ओपन कर लिया, मैंने इधर कोई पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS वर्ड भी ओपन कर लिया। सब कुछ ओपन करके मैं चला रहा हूँ, लेकिन मेरा सिस्टम हैंग हो गया। अब मेरे को उसको बंद करना है तो अपन क्या करते हैं, फिर कंट्रोल पर अल्ट प्लस डिलीट, तो वो टास्क मैनेजर खुलता है। तो जो टास्क मैनेजर खुलता है तो वो जो जितने भी नाम बताता है वो सब प्रोसेस के नाम बताता है, कि आपके पास में जो क्रोम है वो एक प्रोसेस हो गई है ना, MS वर्ड एक दूसरी प्रोसेस हो गई, नेटबीन्स एक तीसरी प्रोसेस हो गई है ना, विंडोज डिफेंडर एक चौथी प्रोसेस हो गई है ना, फिर एक और यूट्यूब आपने खोला है तो पांचवी प्रोसेस हो गई। तो ये ऐसे सारी क्या हो गई, प्रोसेसेस हो गई। अब ये सारी प्रोसेसेस इंटरनली एक साथ काम कर रही है, तो ये कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। ये सब साथ में काम करेंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग, और एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स काम करते हैं। समझ में आया? तो अब इसको एक और रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझेंगे। तो अब यहाँ पे क्लासरूम कितने हैं, एक क्लासरूम ये, दूसरा क्लासरूम ये, तीसरा क्लासरूम उधर, तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है।
एक प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस और तीसरी प्रोसेस, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स है, तो वो मल्टीपल स्टूडेंट्स कैसे कंसिडर होंगे, एज अ थ्रेड की तरह कंसिडर होंगे। तो आप सब क्या कंसिडर होंगे, थ्रेड। तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स, दूसरी प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स और तीसरी प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स। कौन सा फंक्शन? हाँ वो तो चीजें अलग ही हो जाती है ना। क्लास बनाया, क्लास के अंदर फिर अपन मल्टीपल वो फंक्शन बनाते हैं ना, हाँ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तो वो तो कंसेप्ट ही अलग आ जाता है ना। मतलब वो तो ऐसा हो जाता है कि आप आपके बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप साइमल्टेनियसली कैसे चलाएंगे उस फंक्शन। मतलब कि आपने 10 फंक्शन बना दिए, 10 फंक्शन को चलाने के लिए आप 10 बार उसकी कॉलिंग करोगे, है ना। तो पहले ये वाला फंक्शन चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये तो सिंक्रोनस मैनर में चलेंगे ना, इकट्ठे कहाँ चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता आपके गेम में कि एक कार चल रही है तो अपोनेंट खड़ा है, फिर आपकी कार रुक गई तो फिर अपोनेंट चलेगा, या फिर अपोनेंट की कार रुक गई तो फिर वो ऊपर टाइमर चलेगा, और फिर वो रुक गया तो फिर एक्सीलेटर चलेगा। ऐसा क्या होता है, आपको तो मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ चलाना है ना। तो उस केस में, हाँ, तो उस केस में अपन उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में आप बोलेंगे क्या, ये तो समझ में आ गया चीजें, है ना। कि अब मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग मतलब एक ही बंदा एक से ज्यादा काम कर सके, है ना। कि फॉर एग्जांपल कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप पढ़ने में भी अच्छे हैं, आप अच्छे सिंगर है, आप अच्छे डांसर है ना, आपके पास में टीम लीडर की क्वालिटी है, तो आप हो एक ही, लेकिन आप में अलग अलग क्या देके रखी हुई है, क्वालिटीज देके रखी है। आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आप क्या बोलेंगे कि ये मल्टीटास्किंग है। अब वो जो मल्टीपल टास्क है, अब वो मल्टीपल टास्क अगर प्रोसेस के बिहाफ पे हो रहे हैं तो वो कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग, और वो मल्टीपल टास्क थ्रेड्स के बिहाफ पे हो रहे हैं तो वो कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर है क्या? प्रोसेस की बिहाफ पे मल्टी प्रोसेसिंग, थ्रेड्स की बिहाफ पे मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें इसमें, अब आप क्या बोलेंगे, तो ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, है ना। अब इसमें आप ऐसा बोलेंगे कि जो मल्टी प्रोसेसिंग है ना, तो मल्टी प्रोसेसिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब वो मल्टी प्रोसेसिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे कि अगर आपने मल्टी प्रोसेसिंग के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है, तो आप क्या बोलेंगे कि एवरी प्रोसेस शेयर्स सेपरेट मेमोरी एरिया, या हर एक प्रोसेस को अलग अलग मेमोरी एरिया लगता है। जैसे मैंने बोला कि ये पूरी एक क्लास है, तो इसको एक अलग से एरिया लग रहा है, लेकिन दूसरी क्लास जो है उसको अलग से एक एरिया लग रहा है। मतलब वो डिफरेंट मेमोरी एरिया को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन वहीं मैं थ्रेड की अगर बात करूं, तो थ्रेड की केस में आप क्या बोलोगे कि मल्टीपल थ्रेड शेयर्स सेम मेमोरी एरिया। मतलब आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सबको कोर जावा पढ़ना है ना, तो आप सब क्या कर रहे हो कि एक ही प्रोसेस के अंदर जो जगह है उसी को शेयर कर रहे हो ना। आप ऐसा थोड़ी कि एक यहाँ बैठा है, एक दूसरी जगह बैठा है और एक तीसरी जगह बैठा है। समझ में आया? फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें कि है ना, ये तो क्लियर हुआ आपको, है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होगा, है ना, मतलब थ्रेड टू थ्रेड कम्युनिकेशन इज लेस एक्सपेंसिव, वेयर इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इज मोर एक्सपेंसिव। मतलब क्या, कि जैसे मैंने बोला कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, और उस एप्लीकेशन के अंदर, या इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, कि आप में से कोई पेन नहीं लेकर आया, तो आप अपने पड़ोसी से बोलोगे यार पेन नहीं है, पेन दे दे, तो उसने 2 मिनट में आपको पेन निकाल कर दे दिया, बात खत्म हो गई, है ना। कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, सब कुछ अपने काम हो गए। लेकिन आप उससे कोई पेन ही नहीं लेकर आए, तो आप फिर यहाँ से उठोगे, फिर आप दूसरी क्लास में जाओगे, फिर वहाँ से परमिशन लोगे, फिर वहाँ से अंदर जाओगे, फिर वहाँ से पेन मांगोगे, है ना। फिर बच्चे आपके मजाक उड़ाएंगे, फिर आपको पेन देंगे, फिर आप वापस से आओगे, फिर आप बैठोगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस की अपनी एक प्रोसेस है, उनकी एक प्रोसेस है, और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होगा यहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग है ना, ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। अब ये एक्सपेंसिव मतलब कैसे, तो बोलोगे सर हम तो पेन लेने गए, पैसे थोड़ी ले रहा है, वो तो फ्री में दे रहा है। तो अब इसको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप सर्च करें, तो आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, और एप्लीकेशन में आपने उसमें स्माइलीज लगे, जैसे व्हाट्सएप में स्माइली आती है। अब तुमने इतनी स्माइली लगाई, मैंने बोला कि यार इसमें एक स्माइली और ऐड कर दो कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके की स्माइली उसमें ऐड कर दो, तो तुम क्या उसके अलग से पैसे लोगे क्लाइंट से, लेकिन यहाँ 50 रुपये लूंगा, आपने ऐड कर दी, बात खत्म। तो एक थ्रेड टू थ्रेड कम्युनिकेशन इज लेस एक्सपेंसिव। लेकिन अब उसने ऐसा बोल दिया कि तुम जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें एक काम करो कि उसमें एक वीडियो कॉलिंग का फीचर ही ऐड कर दो। तो वीडियो कॉलिंग का फीचर ही ऐड कर दो, तो वो ऐसा हल्के में थोड़ी है कि बस उसने बोला और तुमने कर दिया। उसके लिए तो एक अलग से फंक्शनलिटी लगेगी, तो उसके लिए तुम अलग से चार्ज ही करोगे। तो उसके लिए तो तुम बोल सकते हो भैया 5,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, 10,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो प्रोसेस टू प्रोसेस की व्हाट्सएप वाली एक प्रोसेस हो गई, वीडियो कॉलिंग वाली एक और प्रोसेस हो गई। अब इन दो प्रोसेस को कनेक्ट करना, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपेंसिव। क्लियर क्या यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि अब ये प्रोसेस मतलब होता है क्या है बेसिकली, और
थ्रेड्स मतलब होता क्या बेसिकली, है ना? तो थ्रेड मतलब तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना? या थ्रेड इज अ लाइट वेट, है ना? जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी जो एप्लीकेशंस होती थी जो आपके सिस्टम्स में होती थी, है ना, तो वो कैसे सिस्टम का लुक एंड फील ले लेती थी, मतलब कैसे कि पुरानी एप्लीकेशन जैसे डॉस वगैरह हो गया, या उसके अलावा भी कोई एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करते थे तो जैसे सिस्टम में आपके जैसे बटन दिखते थे, तो उस एप्लीकेशन पे भी वैसे ही बटन दिखते थे, है ना? उसका लुक एंड फील इतना ज्यादा कुछ खास नहीं होता था, है ना? जैसे सिस्टम की प्रोसेस थी वैसे वो उसको यूज करता था, है ना? ज्यादा आपने प्रोसेसेस ओपन कर लिए है ना, तो सिस्टम आपका गर्म हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेसेस आर हैवी वेट। हैवी वेट मतलब क्या है कि ये सिस्टम के रिसोर्सेज को हैवीली यूज करती है। ये मेरा सिस्टम है, इसकी जो रिसोर्सेज है लाइक जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, जो भी आपका मदरबोर्ड वगैरह हो गया, जो भी आपका हो गया, है ना, तो प्रोसेसेस क्या होती है, हैवी वेट, वो सिस्टम के रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करती है। और जो थ्रेड्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, है ना? लाइट वेट सब प्रोसेस, है ना, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं लाइट वेट मतलब क्या है कि वो सिस्टम के प्रोसेसेस को, मतलब सिस्टम के रिसोर्सेज को वो हैवीली यूज नहीं करते। समझ में आया क्या? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसा समझो कि ये क्लासरूम है, राइट? इसमें फैन लगा हुआ है और उसमें ट्यूबलाइट लगी हुई है, फैन भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है। तुम 5 बच्चे बैठे हो, है ना, तो तुम वही हवा ले रहे हो, है ना, वही रोशनी तुमको मिल रही है। यहाँ पे 10 बच्चे और आ गए, तो उनको भी वो उतनी ही हवा मिलेगी और उतनी ही रोशनी मिलेगी। इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं होगा, है ना? लेकिन वहीं अगर मैं एक और क्लास बना देता हूँ, एक और प्रोसेस बना देता हूँ, इधर बाहर मैंने एक और रूम निकाल दिया, तो उसमें एक और रूम निकाल लिया, तो उसमें भी मेरे को पंखा देना पड़ेगा, उसमें भी मेरे को लाइट देना पड़ेगी, कनेक्शन देना पड़ेगा। तो प्रोसेसेस आर हैवी वेट, कि वो इस पूरे सिस्टम के रिसोर्सेज को हैवीली यूज करता है ना? सिस्टम के रिसोर्सेज को हैवीली यूज करेगा मतलब कि आपने अगर एक और क्लास बना दी, तो वो ये पूरा जो सिस्टम है, इसकी जो रिसोर्सेज है उसको हैवीली यूज करेगा। लेकिन थ्रेड्स आर लाइट वेट सब प्रोसेस। लाइट वेट सब प्रोसेस मतलब वो सिस्टम के रिसोर्सेज को हैवीली यूज नहीं करता। कि आप 5 बैठे हो, एक बैठा हो, या यहाँ पे 10 आ जाएंगे, तो वो लाइट जितनी निकल रही है वो उतनी ही निकलेगी, वो फैन जितनी हवा दे रहा है वो उतनी ही हवा देगा। ऐसा नहीं 10 लोग आ गए तो फैन और ज्यादा हवा देने लगेगा या लाइट और तेज रहेगी। समझ में आया? ठीक है, तो अब उसमें देखो वहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग के बारे में देख के रखा हुआ है ना, तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीटास्किंग इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन एक्टिविटी कॉन्करेंटली ऑन अ कंप्यूटर। वी कैन फर्दर ब्रेक मल्टीटास्किंग इनटू प्रोसेस बेस्ड एंड थ्रेड बेस्ड। है ना? आप देखो जो जो भी चीजें मैंने समझाई आप उसको एक बार रीड आउट कर दो, जो नहीं समझ में आया कुछ। every person need every person need to money to study for his education and every every person need money and we use money our for our education and for our traveling. But we do everything for money.
We want to buy a car with But I don't need a car. I mean, the thing is that so I am not interested in this kind of not doing. So ये related between the main method and main thread in Java. इसमें आप ऐसा बोलेंगे जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जीवीएम इज रिस्पांसिबल फॉर कॉलिंग योर मेन मेथड है ना। जीवीएम ही रिस्पांसिबल होता है आपके मेन मेथड को कॉल करने के लिए, है ना। तो हाँ वो बात सही है कि जीवीएम रिस्पांसिबल होता है, लेकिन वो कॉल करता कैसे? फॉर एवरी प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम के लिए जो जीवीएम होता है वो एक थ्रेड क्रिएट करता है, जिस थ्रेड का नाम होता है मेन। जैसे आपने देखा होगा जब भी आपने एक्सेप्शन की प्रोग्राम्स बनाए होंगे और एक्सेप्शन की प्रोग्राम बनाने में अगर एक्सेप्शन आती है तो वो सबसे पहले लिखा होता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मेन थ्रेड में एक्सेप्शन आया है और उसके बाद में अगर आगे की वो काम करेगा, है ना। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो जेवीएम होता है वो हर एक प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम के लिए एक मेन थ्रेड बनाता है। वो मेन थ्रेड रिस्पॉन्सिबल होता है ये चेक करने के लिए कि आपके प्रोग्राम में मेन मेथड है या नहीं। अगर मेन मेथड मिलती है तो वो आपकी क्लास को क्या कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है और फिर आगे के काम को परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो आप उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि फॉर ईच प्रोग्राम अ मेन थ्रेड इज क्रिएटेड बाय जेवीएम, है ना। कि हर एक प्रोग्राम के लिए एक मेन थ्रेड होता है वो क्रिएटेड होता है जेवीएम के द्वारा। ठीक है, द मेन थ्रेड फर्स्ट वेरीफाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ द मेन मेथड एंड देन इट इनिशियलाइजेस द क्लास। The main thread is the thread that starts your program or simply which runs your public static void main। फिर उसके बाद में देखो वहां तक पढ़ लिया क्या सभी ने? वहां तक सबको समझ में आया है? फिर उसके बाद में देखे रखा हुआ है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड की क्या होती है? तो थ्रेड की लाइफ साइकिल होती है। अभी थ्रेड की लाइफ साइकिल होती क्या है? थ्रेड की लाइफ साइकिल के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि 5 स्टेप्स होती है या 5 स्टेट्स होते हैं, है ना, या 5 स्टेजेस होती है। इसमें सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आपको देके रखा हुआ है न्यू, है ना। फिर दूसरा क्या देके रखा हुआ है आपको यहाँ पे? रनेबल। तीसरा क्या देके रखा हुआ है आपको यहाँ पे? रनिंग, है ना। चौथा क्या देके रखा हुआ है आपको यहाँ पे? नॉन रनेबल, है ना। और पांचवा क्या देके रखा हुआ है फिर यहाँ पर आपको? टर्मिनेटेड। सबसे पहले अगर अपन न्यू की बात करें तो न्यू मतलब क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे कि अ थ्रेड इज इन अ न्यू स्टेट। बोलना पड़ेगा। सर को बोलना पड़ेगा यार, तो बच्चों को लेके जाए। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा स्लो बात करें। ठीक है, तो इसमें अब ध्यान से देखना। तो इसमें क्या देके रखा हुआ है यहाँ पे? 5 स्टेट्स देके रखे हुए। सबसे पहले देके रखा है न्यू, है ना। फिर देके रखा हुआ है रनेबल, है ना। फिर देके रखा हुआ है आपका रनिंग, फिर है नॉन रनेबल और फिर क्या देके रखा हुआ है? टर्मिनेटेड, राइट। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें कि न्यू की, तो न्यू की केस में आप क्या बोलेंगे? तो आप सिंपली ऐसे बोलेंगे कि अ थ्रेड इज इन अ न्यू स्टेट, है ना, whenever the instance of a thread class is created।
कि थ्रेड किस में होगा, न्यू स्टेट में होगा, है ना। कब, जब थ्रेड क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होगा। देखो उसमें नीचे लिखा हुआ होगा आपका यहाँ पे कि द थ्रेड इज इन अ न्यू स्टेट इफ यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द थ्रेड क्लास बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। लेकिन मैंने अभी स्टार्ट मेथड को इन्वोक नहीं किया है ना, स्टार्ट मेथड को मैंने इन्वोक नहीं किया है ना, मैंने सिर्फ थ्रेड क्लास का क्या क्रिएट किया है, इंस्टेंस किया। तो जो सर इंस्टेंस को मतलब एक ही चीज पर ये तो इंस्टेंस वेरिएबल के जो डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंस्टेंस थ्रेड क्या? इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस मतलब ही एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। हाँ वो लिखा है ना, द थ्रेड इज इन अ न्यू स्टेट इफ यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ थ्रेड क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ थ्रेड क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ अ थ्रेड क्लास, ऑब्जेक्ट। है ना। व्हेन यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ अ थ्रेड क्लास, व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ थ्रेड क्लास, है ना। बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, अभी स्टार्ट मेथड को इन्वोक नहीं किया है, लेकिन अब जैसे ही आप स्टार्ट मेथड को इन्वोक करोगे तो वो किस में आ जाएगा, आपके रनेबल स्टेट में आ जाएगा। अब अगर वो रनेबल स्टेट में आ गया है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द थ्रेड इज इन द रनेबल स्टेट आफ्टर द इन्वोकेशन ऑफ द स्टार्ट मेथड but the thread scheduler has not selected it to be in the running thread, है ना। मतलब आप क्या बोलेंगे, क्या वो रनेबल में कब आएगा, तो रनेबल में तब आएगा जब आपने इंस्टेंस को बना लिया, उसके बाद आपने स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल कर दिया, लेकिन अभी भी वो रनिंग कंडीशन में नहीं है ना। रनिंग कंडीशन में क्यों नहीं है, क्योंकि थ्रेड शेड्यूलर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर मुझे रनिंग स्टेट में जाना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मुझे रनिंग स्टेट में भेजने के लिए, तो थ्रेड शेड्यूलर इज सिंपली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग योर थ्रेड फ्रॉम रनेबल स्टेट टू रनिंग स्टेट। और वो जो थ्रेड शेड्यूलर है वो रैंडमली किसी भी थ्रेड को रनेबल स्टेट से थ्रेड करके रनिंग स्टेट में भेजने का काम करता है। मतलब ऐसा बोलो कि ये जो क्लासरूम है ये है रनेबल स्टेट, ये जो क्लासरूम है ये है रनिंग स्टेट, ठीक है। और उधर से कोई नई फैकल्टी आई, उन्होंने रैंडमली किसी भी एक थ्रेड को बोला कि तुम उठकर इस क्लास में आ जाओ, तो वो थ्रेड शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग यूर थ्रेड फ्रॉम रनेबल स्टेट टू रनिंग स्टेट, ठीक है। फिर रनिंग में द थ्रेड इज इन द रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड शेड्यूलर हैज सिलेक्टेड इट, अगर थ्रेड शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया है तो किसमें होगा, आपके रनिंग स्टेट में होगा, ठीक है। फिर नॉन रनेबल या फिर ब्लॉक, दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट इज करंटली नॉट एलिजिबल टू रन। ये वो स्टेट है कि जहाँ पे थ्रेड अलाइव तो है लेकिन अभी एलिजिबल नहीं है रन करने के लिए। कहने का मतलब है कि वो थ्रेड शेड्यूलर ने एक थ्रेड को ले गए, दूसरे थ्रेड को लेकर, तीसरे थ्रेड को ले गए, तीन थ्रेड को उठा के लेकर इस क्लासरूम में रख दिया, तो वो रनेबल रनिंग स्टेट में तो आ गए, है ना। अब रनिंग स्टेट में आने के बाद फिर उन्होंने क्या बोला कि रनिंग स्टेट में आने के बाद उन्होंने बोला कि यार यहाँ से तीन बच्चे निकलो और उधर वहां जाके तुम्हारे इंटरव्यू हो रहे हैं तो वहां जाके खड़े हो जाओ। तो उसमें एक बच्चा तो अंदर गया इंटरव्यू देने, बाकी जो दो बच्चे हैं वो स्टिल अलाइव तो है, लेकिन अभी उनकी चांस का वेट कर रहे हैं कि वो एक्टिव हो, है ना, कि वो इंटरव्यू देने वहां पर इंटरव्यू की सीट पर बैठे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव, वो थ्रेड अलाइव तो है लेकिन बट इज करंटली नॉट एलिजिबल टू रन, अभी वो वेटिंग स्टेट में वहां पर है ना, कि वो वहां पे वेटिंग स्टेट में जाके रुक गया, ठीक है। और टर्मिनेटेड, अ थ्रेड इज इन अ टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिस्ट, है ना, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे उसकी रन मेथड अगर एग्जिट हो गई, है ना, तो थ्रेड क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट स्टेट में चले जाएगा। समझ में आया क्या? टर्मिनेट मतलब ऐसा है कि जब रन मेथड एग्जिट हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ पे जैसे ही थ्रेड के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल किया, तो जैसे ही स्टार्ट नाम की मेथड चली, पूरे काम हुए और आखिरी में जाके उसकी रन मेथड, मतलब जैसे ही आप स्टार्ट को कॉल करेंगे तो रन मेथड चलती है, जैसे स्टार्ट को कॉल किया रन मेथड चली और रन मेथड चलने के बाद में जैसे ही रन मेथड पूरी कंप्लीट हो गई वैसे ही वो थ्रेड खत्म हो गया। हेलो, आगे तक चलो। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना है तो क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। फिर उसके बाद में आप देकर क्या रखा हुआ है, तो ये तो कुछ ऐसा कंसेप्ट देकर रखा है कि थ्रेड, ये तो लाइफ साइकिल है ना, ये लाइफ साइकिल आपको पता ही होना चाहिए, है ना।
फिर इसके बाद में देखा है क्रिएटिंग अ थ्रेड इन जावा, है ना। अब जावा के अंदर अगर आपको थ्रेड क्रिएट करना है तो देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा, है ना। जावा के अंदर दो तरीके होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, थ्रेड को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, है ना। सबसे पहले तो क्या होता है, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, है ना। और दूसरा क्या है, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, है ना। आपको क्लास के बारे में भी पता है, क्लास क्या होती है, जावा में कैसे बनती है, कैसे आप उसको एक्सटेंड करते हैं। आपको इंटरफेस के बारे में भी पता है कि इंटरफेस क्या होता है, कैसे बनता है और आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो इसके बाद में क्या दिखा रखा हुआ है यहाँ पे कि आपके पास में कुछ मेथड्स है ना, और जो कॉमन मेथड्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होती ही है ना, चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो मेथड्स क्या है कि इसमें दिख रखा है गेट नेम, नाम से समझ में आ रहा है कि वो थ्रेड का नाम ही बताएगा, है ना। फिर उसके बाद में देखा गेट प्रायोरिटी, तो थ्रेड की प्रायोरिटी बताएगा। अब थ्रेड की प्रायोरिटी बताएगा तो वो प्रायोरिटी के केस में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सारे थ्रेड्स की जो प्रायोरिटी होती है वो नॉर्मल प्रायोरिटी होती है, मतलब 5। प्रायोरिटी जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 10 तक जाती है। 1 मिनिमम प्रायोरिटी होती है, 10 मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है और 5 आपकी नॉर्मल प्रायोरिटी होती है। तो हर एक थ्रेड की जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो 5 होती है, नॉर्मल प्रायोरिटी होती है। तभी तो आपने देखा कि जो थ्रेड शेड्यूलर होता है ना, रैंडमली किसी भी थ्रेड को सिलेक्ट कर लेता है। क्यों रैंडमली किसी भी थ्रेड को सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसके लिए सभी समान है। सभी समान है, क्यों समान है, क्योंकि सभी की प्रायोरिटी कितनी देकर रखी है, 5 ही देकर रखी है, इसलिए वो उसमें से किसी को भी उठा लेता है। किसी पाँच को उठाएगा नहीं, किसी 5 को नहीं, प्रायोरिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोले कि अ, अब क्लासरूम है ना। अब तुम्हारे कॉलेज की क्लास है, उसमें 40 बच्चे है ना, जिसमें स्टार्टिंग के 5 बच्चे एकदम क्रीम स्टूडेंट्स है ना, टॉपर्स है ना, किसी के 99%, किसी के 98, 97, 96। अब कोई चीफ गेस्ट आ रहे है ना, तो अब चीफ गेस्ट आ रहे हैं या सीएम ही आ रहा है ना, तो अब उनको भैया मुझे उसे उनका स्वागत करना है या कोई स्पीच देना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाती है, क्लास के टॉपर को ही जाती है या टॉप 3 को ही जाती है। तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि जो सबसे मस्तीखोर बच्चा है वही आके स्पीच देगा, ऐसा तो बोलता नहीं है। तो प्रायोरिटी किसको गई, तो प्रायोरिटी सबसे एकदम टॉप वालों को गई, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा उनको जाएगी। लेकिन अब थ्रेड शेड्यूलर जो होता है वो तो क्या करता है, अपन ने बोला कि थ्रेड शेड्यूलर रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लेता है। अब रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लेता है तो अब ऐसे कैसे रैंडमली सिलेक्ट कर सकता है ना। तो ऐसे इसलिए कर सकता है क्योंकि उस थ्रेड शेड्यूलर के लिए सारे थ्रेड्स समान होते हैं। थ्रेड शेड्यूलर के लिए सारे थ्रेड्स क्या होते हैं, समान होते हैं। सारे थ्रेड समान होते हैं मतलब कैसा है कि सबकी प्रायोरिटी कितनी है, 5। उसके लिए कोई भी ऊपर कोई भी नीचे ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो किसी को भी उठा लेता है। अच्छा, प्रायोरिटी का ये रोल है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जब आप प्रोग्राम चलाते हैं इंटरनली, है ना, तो इंटरनली भी बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, है ना। जैसे मेन थ्रेड हो गया, है ना, यहाँ भी अलग अलग तरीके के थ्रेड्स होते हैं। तो पहले किसको चलाना है, पहले किसको एग्जीक्यूट करवाना है, पहले कौन चलेगा, वो सारी चीजें डिसाइड होती है ना। तो वो अपन करते कि मतलब वो थ्रेड तो चेंज हो जाता जेवीएम है। खुद ही करता है, वो उधर अंदर ही अंदर करता है, अपने हाथ में नहीं रहता। मतलब थ्रेड का जब आप आउटपुट देखेंगे भी सही ना, तो यहाँ पर अगर आपने मल्टीपल थ्रेड्स बनाया और कोई टास्क को आपने परफॉर्म किया है तो आपको आउटपुट एक जैसा नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग आउटपुट मिलेगा। क्योंकि थ्रेड शेड्यूलर तो किसी भी थ्रेड को उठा लेता है। कि अपन जैसे टास्क लेकर के मेरा ये काम के बाद ये काम, ये काम करते ये काम करते हैं हाँ ऐसा। तो लेकिन हाँ, वो फिर थ्रेड कैसे हाँ वो तो अपने अकॉर्डिंग काम वो करेंगे। अपने अकॉर्डिंग कर लेगा, तो फिर उस केस में आपको फिर एक्सप्लिसिटली मैनेज करना पड़ेगा। फिर आप टाइम देके उसको रोकोगे, है ना, टाइम देके आप उसको कॉल वैसा करोगे, है ना। तो वो सारी चीजें उसमें चीजें आएंगी। मतलब जैसे फंक्शन में कॉल करेंगे हाँ, जैसे कॉल तो बहुत बंद सारे। करेंगे ही सही, और बाकी फिर उसको अपने को रोकना पड़ेगा कि भैया ये इतनी देर बाद ही चले, ये इसके बाद ही चले, ये इसके ऊपर लॉक लगा दे, ये इस टाइप से ऐसा काम करे। जैसे अब इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझो कि जैसे मैंने बोला कि यार नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाए, है ना, आप सब पढ़ के जाना। अब मैंने छुट्टी के टाइम पे बोला कि क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, छुट्टी के टाइम पे बोला कि नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाए, सब पढ़ के जाना, तो सब इकट्ठे भिड़ जाएंगे उसके ऊपर, है ना। तो ये एक तरीका होता है कौन सा, असिंक्रोनस वाला। तो फिर मैंने वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि 1 बाय 1 आप जाकर देखोगे, तो ये होता है सिंक्रोनस मैनर, कि 1 बाय 1 की एक जाएगा फिर दिखेगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा जाएगा दिखेगा फिर बढ़ेगा। तो वो सारी चीजें होती है वो पढ़ेंगे अपन आगे। तो उसके बाद में देख रखा है आपको क्या, ग्रेट प्रायोरिटी हो गया, फिर इज अलाइव कि वो थ्रेड अलाइव है या नहीं, है ना। ज्वाइन, है ना, कि अगर आपको एक से ज्यादा थ्रेड्स को ज्वाइन करना है, तो थ्रेड्स को आपको रन करवाना हो, तो स्लीप पे डालना हो, तो स्टार्ट करवाना हो, तो ये कुछ आपको मेथड्स देकर रखेंगे, है ना। इन मेथड्स को अपन क्या करेंगे यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ये कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना, ये जो मेथड दे रहे थे इसको मतलब अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। फिर ये थ्रेड क्लास का भी यूज करेंगे, फिर रनेबल इंटरफेस का भी अपन यूज करेंगे, फिर ये देखेंगे थ्रेड बनता कैसे क्या है ना, अपन करेंगे कैसे क्या है।
बाकी ये तुम लोग ये जो ये वीडियो रिकॉर्ड करते हो ये तुम कहाँ पे कैसे शेयर करते हो? मेल ही कर देते हो? तो चैनल बनाने का बोलते थे ना क्या? अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये देख लेना ना, इसको बंद करना है ना। वैसे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में है ना, मैम से बात हुई थी क्या तुम लोगों की? नहीं हुई थी क्या? वैसे मैंने मैम को बोल तो दिया था है ना, ताकि एक बार तुम वॉइस एड से टीम में बोल देना ऐसा। मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इवनिंग पे ही देखना पड़ेगा, जैसा भी होगा मतलब वैसे मैंने बोल दिया है